आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे आज सिनो इंडियन राइवलरी में इंडिया अकेले पड़ चुका है। दोस्तों, जिस तरह से 20th सेंचुरी के कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर का फोकल पॉइंट मेनली यूरोप था, उसी तरह से 21st सेंचुरी के कॉन्फ्लिक्ट्स का फोकल पॉइंट एशिया को माना जा रहा है। आने वाले समय में अगर इंडियन ओशन रीजन और साउथ चाइना सी में कोई मेजर वॉर या कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये दुनिया भर का नक्शा बदल कर रख देगा। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स शायद यूएस, चाइना और इंडिया हैं। इंडिया और चाइना दोनों एशिया के दो बड़े राइवल्स और राइजिंग पावर्स हैं, जिनके बीच पिछले कुछ सालों में कॉन्फ्लिक्ट और स्टैंड ऑफ अब आम बात हो गई है। ये रीजनल सिनो इंडिया राइवलरी एक ग्लोबल टर्न तब ले लेती है जब इसमें सुपर पावर्स यूएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लेकिन एक तरफ जहां चाइना, रशिया, पाकिस्तान और तालिबान के साथ अपने रिश्तों को इंप्रूव कर स्ट्रेटेजिक एज की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुद को इस प्योर पावर गेम से रिट्रीट करने में लगा हुआ है और इंडिया सडनली इस पूरे स्ट्रगल में अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है, स्पेशली आफ्टर यूएसएस अफगानिस्तान विड्रॉल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अनलाइक यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन आसियान, यूरोप के मिडिल पावर्स बिल्कुल भी चाइना को कन्फ्रंट करने को लेकर डिटरमाइंड नहीं है, जिसके चलते इंडिया का आइसोलेशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज की वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि क्यों यूरोप कभी भी इंडिया और यूएस के साथ मिलकर चाइना को कन्फ्रंट नहीं करेगा। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों आज इंडिया का बेस्ट बेट एशियन कंट्रीज ही हैं, जो फिर भी इंडिया का साथ दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समस्या का पोस्टमार्टम करने के लिए जरूरी है कि हम पहले दो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टूल्स, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी और बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी को समझ लें, जो इस प्रॉब्लम को समझने में मददगार साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, बैलेंस ऑफ पावर का आइडिया दुनिया के फोरमोस्ट न्यू रियलिस्ट स्कॉलर केनेथ वॉल्ट्ज के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका यह मानना था कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम एनार्कियल या अराजक है, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ओवर आर्किंग वर्ल्ड गवर्नमेंट के ना होने के चलते स्टेट्स के बीच हमेशा ट्रस्ट डेफिसिट होता है और वो एक दूसरे को शक या स्केप्टिसिज्म की नजरों से देखते हैं। ऐसे में हर एक स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए अपने पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है ताकि दूसरे पावरफुल स्टेट को काउंटर या बैलेंस किया जा सके। इसी को हम बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी कहते हैं। केनेथ वॉल्ट्ज के मुताबिक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अराजकता के चलते बैलेंस ऑफ पावर का प्रोसेस इनविटेबल या लाजमी हो जाता है। इसी बैलेंस ऑफ पावर का नतीजा आर्म्स रेस, अलायंस फॉर्मेशन की रेस और बैंड वैगनिंग जैसे प्रोसेस होते हैं, जहां स्टेट्स एक राइजिंग पावर के अगेंस्ट खुद के सर्वाइवल को इंश्योर करने की कोशिश में या तो खुद को मिलिट्री और इकोनॉमिकली पावरफुल बनाते हैं या फिर अलायंस फॉर्म करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के वक्त ये क्लियरली देखा गया था, जब राइजिंग जर्मनी और सोवियत के अगेंस्ट बाकी के यूरोपियन पावर्स अलायंसेस फॉर्म करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, हम इस थ्योरी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये थ्योरी आज के कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट है, पर ये आज की सिचुएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस थ्योरी के हिसाब से जाएं तो एक राइजिंग चाइना के खिलाफ आज यूरोपियन पावर्स को फिर से साथ में आना चाहिए था ताकि चाइना को बैलेंस किया जा सके। जहां एक तरफ यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया क्वाड के थ्रू चाइनीज हेजिमनी को काउंटर करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, वहीं यूरोपियन पावर्स जो यूएस ट्रेडिशनल अलाइज हैं वो आउटराइटली चाइना को कन्फ्रंट करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें अब बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी को समझना होगा, जो बैलेंस ऑफ पावर के आइडिया के लिमिटेशंस पर बेस्ड है। नोटेड डिफेंसिव रियलिस्ट स्टीफन एम वॉल्ट ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक लेख लिखा। आर्टिकल का टाइटल था विल यूरोप एवर रियली कन्फ्रंट चाइना। इस आर्टिकल में वो हमारे इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों चाइना के खिलाफ यूरोप, इंडिया और यूएस का साथ नहीं देगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूरोपियन डिश, यूएस और इंडिया सिमिलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड हैं। स्टीफन वॉल्ट कहते हैं कि आज की सिचुएशन को बैलेंस ऑफ पावर का आइडिया नहीं बल्कि बैलेंस ऑफ थ्रेट का आइडिया एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है, और यही आइडिया यह भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों यूरोप चाइना को कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, लीविंग इंडिया आइसोलेटेड।
दोस्तों, बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी बैलेंस ऑफ पावर से स्लाइटली अलग है। ये थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हर स्टेट एक राइजिंग पावर को बैलेंस या काउंटर करेगा, बल्कि एक पावर दूसरे पावर को काउंटर करने के प्लान केवल तब बनाता है जब उसे लगता है कि उसके सामने खड़ा पावर उसके लिए एक क्रेडिबल और फॉर्मिडेबल थ्रेट है। कौन सा पावर थ्रेट है, ये डिसाइड होता है 4 फैक्टर से। पहला है एग्रीगेट पावर, यानी कि राइवल पावर की ओवरऑल मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कितनी है। दूसरा है उस स्टेट की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज टू लॉन्च अटैक अगेंस्ट अदर पावर्स, जो डिसाइड होता है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस और स्टेटस ऑफ अलायंसेस से। तीसरा है परसीव्ड इंटेंशंस, यानी कि राइवल पावर के इंटेंशन को बाकी के पावर्स किस तरह से आंकते हैं, क्या वो थ्रेटनिंग है या अकोमोडेटिव। और आखिरी फैक्टर है जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, यानी कि राइवल पावर जियोग्राफिकली कितना क्लोजली लोकेटेड है। चाइना और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऊपर दिए गए चारों फैक्टर्स मिलकर चाइना को इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट बनाते हैं, लेकिन यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। सिनो इंडिया रिलेशंस की बात करें तो सबसे पहले तो जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी वाला फैक्टर सारा गेम चेंज कर देता है। जहां एक तरफ चाइना इंडिया का नेबरिंग स्टेट है और इसलिए असर्टिव चाइना इंडिया के लिए एक बड़ा सर्वाइवल थ्रेट है, वहीं वो यूरोपियन देशों से काफी दूर है। इंडिया ने भले ही चाइना के साथ ट्रेड के थ्रू इकोनॉमिकली बेनिफिट्स लिए हों, लेकिन एक एग्रेसिव चाइना का उसके पास लोकेशन इंडिया के सर्वाइवल को थ्रेटन करता है और सर्वाइवल स्टेट्स का फोरमोस्ट प्रायोरिटी होता है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी चाइना का एग्रीगेट पावर भी पिछले 4 दशकों में ड्रामेटिकली बढ़ा है, स्पेशली विथ इट्स रैपिड इकोनॉमिक राइज। ये इकोनॉमिक राइज रैपिडली चाइना की मिलिट्री पावर में भी ट्रांसलेट होते हुए दिखाई दिया है, जहां चाइना कई मिलिट्री इंडेक्सेस में तो यूएस को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। यही वजह है कि चाइना के आसपास के देश इंक्लूडिंग जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन आसियान देश भी आज चाइना से थ्रेटेंड फील करते हैं और ये चाइना को काउंटर करने के तरीकों को खोजते हुए पाए जाते हैं। चाइनीज ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की बात करें तो कई दशकों तक किसी फुल फ्लेज्ड वॉर में इन्वॉल्व ना होने के बाद आज चाइना का मिलिट्री फोर्सेस तेजी से असर्टिव होती जा रही हैं। आज चाइनीज मिलिट्री सिर्फ मेनलैंड चाइना को डायरेक्ट अटैक से डिफेंड करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो लगातार खुद के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को पूरे एशिया में बढ़ाने के मकसद से ऑपरेट कर रही हैं। इसके एग्जांपल्स हम रोज न्यूज में देखते हैं, जहां चाइना साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और इवन इंडियन ओशन रीजन में खुद का मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने में लगा हुआ है। असर्टिव चाइना का ऑफेंसिव कैपेबिलिटी हमें उसके वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से लेकर शी जिनपिंग के चाइनीज सेंचुरी के सपनों तक दिखाई देता है। ये सब मिलजुल कर एशियन देशों के मन में चाइनीज इंटेंशंस को लेकर सवाल भी पैदा करता है कि उसके एशिया में इंटेंशंस क्या हैं। क्या वो एशिया में अपना डोमिनेंस बाय हुक और बाय क्रूक बढ़ाना चाहता है। इन सारे कारणों के चलते ही एशिया में चल रहा पावर गेम एकदम साफ साफ समझ में आता है। लेकिन यूरोप का क्या? यूरोप इस पूरे बैलेंस ऑफ थ्रेट लॉजिक में कहां फिट बैठता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, स्टीफन वॉल्ट की माने तो चाइना का राइजिंग पावर और उसकी अपने पावर का इस्तेमाल कर छोटे देशों को पनिश करने की टेंडेंसीज ने यूरोप में भी चाइना के प्रति पब्लिक ओपिनियन को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। 20 साल पहले जहां यूरोप में चाइना के प्रति एटीट्यूड काफी पॉजिटिव था, वहीं आज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विथ एन अनफेवरेबल एंड नेगेटिव व्यू ऑफ चाइना हैज रीच्ड 63% इन स्पेन, 85% in Sweden, 70% in France and 71% in Germany। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट्स के थ्रू चाइना का कन्फ्रंटेशनल डिप्लोमेटिक स्टाइल और मिलियंस ऑफ एगर्स के साथ हो रहे ट्रीटमेंट्स ने भी यूरोप में इस नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन को जन्म दिया है। राइजिंग एग्रीगेट पावर और चाइना के इंटेंशंस को लेकर ग्रोइंग नेगेटिव पब्लिक परसेप्शंस ने कहीं ना कहीं यूरोपियन गवर्नमेंट्स के एटीट्यूड को भी चेंज किया है। ऐसे में अगर हम एग्रीगेट पावर, परसीव्ड इंटेंशंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की बात करें तो ऐसा लगता है कि यूरोपियन पावर्स को भी यूएस के साथ आकर चाइना को काउंटर करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अनलाइक इंडिया, यूरोप चाइना से काफी दूर है और उस हिसाब से चाइना यूरोपियंस के सर्वाइवल और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। ये नियरली इम्पॉसिबल है कि अगले कुछ दशकों में भी चाइना यूरोप को इन्वेड करने का या उसे अपनी नेवी द्वारा इनसर्कल करने के प्लान्स बनाएगा। ना ही चाइना आने वाले समय में वेस्ट एशियन देशों की तरह अपने मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज को यूरोप भेजेगा। इसलिए यूरोप के पास कोई रीजन ही नहीं है कि वो एक्टिवली चाइना को काउंटर करने के प्लान्स बनाए। रियलिस्ट थॉट में वैसे भी हर स्टेट सेल्फ सेंट्रिक और सेल्फ इंटरेस्टेड होता है।
और वो सिर्फ मोरल ग्राउंड्स पर किसी राइजिंग स्टेट को बैलेंस करने के प्लान्स नहीं बनाता अनलेस एंड अनटिल उसके खुद के इंटरेस्ट थ्रेट फेस ना कर रहे हों। हिस्टोरिकली भी देखें तो यूरोप में बैलेंसिंग कोलिशंस केवल तब बने जब कोई एक सिंगल यूरोपियन पावर बाकियों को डोमिनेट करने के प्लान्स में था, चाहे वो नेपोलियन का फ्रांस हो, 20वीं सेंचुरी का जर्मनी या वर्ल्ड वॉर II के बाद का सोवियत। स्टीफन वॉल्ट के अनुसार अगर आज रशिया, जर्मनी या फ्रांस एक फॉर्मिडेबल थ्रेट होते तो ही शायद यूरोप के पावर्स एकजुट होकर अलायंसेस फॉर्म करते और इनमें से एक देश को काउंटर करने के प्लान्स बनाते। लेकिन चाइना यूरोप के लिए इतना बड़ा थ्रेट है ही नहीं, क्योंकि चाइना के खुद के एम्बिशंस एशियन हेजिमनी तक ही सीमित दिखते हैं। यूरोप को लेकर ना उसने ऐसे कोई इंटेंशंस दिखाए हैं और ना ही आगे दिखाने की उम्मीद है। ऐसे में अगर यूरोप चाइना को काउंटर करने के लिए एंटी चाइना कोलिशंस में भाग लेता है तो वो उसके इमीडिएट इंटरेस्ट के भी खिलाफ हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले हफ्ते फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर ब्रूनो ले मेयर ने कहा कि द यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू कन्फ्रंट चाइना बट द यूरोपियन यूनियन वांट्स टू एंगेज चाइना। उन्होंने ये भी कहा कि आज यूरोप के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे वो खुद को यूएस पर ओवर डिपेंडेंस से बचाए ताकि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ्रेम कर पाए, ना कि यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से। जब चाइना कोई फॉर्मिडेबल सिक्योरिटी थ्रेट है ही नहीं, तब यूरोप के इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाकी के मुद्दों को ओवर पावर कर देते हैं। आज यूरोपियन देश चाइना के साथ अपने टाइज को खराब बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है। चाइना का जर्मन एक्सपोर्ट में शेयर 2000 से अब तक लगभग 7 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है, जबकि अमेरिका के साथ ये 2% से घटा है। ये फैक्ट्स भी यूरोप को चाइना के खिलाफ जाने से रोकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में यूएस और इंडिया को ये क्लियरली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भले ही हम यूरोप के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर करते हैं, पर वो इनफ नहीं है, स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना कोलिशन के लिए। यूरोपियन देश क्यों एशिया में डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए एक बेनिफिशियल चाइना के अगेंस्ट कॉस्टली बैलेंसिंग टेक्निक फॉलो करेंगे, स्पेशली तब जब यूरोपियन यूनियन पोलैंड, हंगरी और बेलारूस में डिटोरेटिंग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहा। इसके अलावा जब यूएस में खुद एक पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रही है, तब दुनिया को डेमोक्रेसी के नाम पर चाइना के अगेंस्ट यूनाइट कर पाना भी कठिन है। यूएस यूरोप अलायंस की पॉसिबिलिटी तब और ज्यादा कम हो जाएगी जब रिपब्लिकन पार्टी क्लाइमेट चेंज के लिए सीरियस यूएस एफर्ट्स को डिरेल कर दे। यूरोप क्लाइमेट चेंज को एक मेजर थ्रेट मानता है और यूएस में क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का डिरेल होना यूएस यूरोप अलायंस के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए बेस्ट बेट ये है कि वो इन पावर्स के साथ अपने एंगेजमेंट्स को अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स से बढ़ाए, जिनके लिए चाइना एक फॉर्मिडेबल थ्रेट है। इन पावर्स में ऑस्ट्रेलिया, आसियान नेशंस, जापान, साउथ कोरिया और इंडियन ओशन कंट्रीज आते हैं। बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी के हिसाब से इंडिया को ये उम्मीद बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए कि कोई भी यूरोपियन पावर उसका साथ एक एंटी चाइना कोलिशन बनाने में देगी। इंडिया को यूरोप को सिर्फ एक इकोनॉमिक, ट्रेड और एट द बेस्ट डिफेंस ट्रेड पार्टनर की तरह देखना चाहिए। बैलेंसिंग के लिए उसे अपनी एनर्जी को एशिया में ही रीओरिएंट करना होगा, क्योंकि एशियन देशों के पास ही कंपेलिंग रीजंस हैं टू टेक एक्शंस अगेंस्ट चाइना। तो दोस्तों, ये थी कहानी यूरोप की, जो शायद ही कभी चाइना के खिलाफ एक्शंस ले सिर्फ एशिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिफेंड करने के लिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।